हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और लास्ट क्लास रहेगी आपके पास। तो वो है आपके पास जोसेफ्सन इफेक्ट। क्या है आपके पास? जोसेफ्सन इफेक्ट, या फिर जिसे बोलते हैं अपन जोसेफ्सन प्रभाव। तो सबसे पहले तो अपन को इसको समझना है। तो समझने में क्या होता है, तो समझने में मैं बात करता हूँ एक खाने के लिए मटेरियल की। तो सैंडविच तो सबने खाया है। क्या? सैंडविच सबने खाया है। बताओ, खाया नहीं खाया? सैंडविच सबको पता है कैसा होता है। तो सैंडविच कैसा होता है ये सब आपको पता है। तो आप मुझे बताइए कि ये कैसा होता है। कैसा होता है सैंडविच में? ये ऊपर एक फर्स्ट ब्रेड हो गई, ये क्या हो गई आपकी एक फर्स्ट ब्रेड हो गई, ये आपकी फर्स्ट ब्रेड हो गई। इसके बीच में क्या करते हैं अपन, कुछ मटेरियल डालते हैं, जैसे प्याज डाल दिए, लहसुन डाल दिए, टमाटर डाल दिए, जो भी डालना हो डाल दिए। उसके बाद क्या आता है, नीचे उसकी दूसरी ब्रेड होती है। इस टाइप से कुछ मटेरियल होता है। सेम यही कंसेप्ट है। तो इसमें भी क्या होता है कि दो अतिचालक क्या होते हैं अपने पास, यानी कोई यहाँ पे क्या अतिचालक फर्स्ट और अतिचालक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो अतिचालक पदार्थ थे उसके बीच में मैंने क्या लगा दी, एक कुचालक परत लगा दी। क्या लगा दी? कुचालक परत लगा दी। ये क्या लगा दी मैंने? कुचालक परत लगा दी। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो अतिचालक पदार्थ था वो दो भागों में बट गया। एक हो गया फर्स्ट, दूसरा हो गया सेकेंड। क्या हो गया? एक हो गया फर्स्ट और दूसरा क्या हो गया? सेकंड। और ये बताने वाले कौन थे? ये जो प्रभाव दिया था उनका नाम भी क्या था? जोसेफ्सन ही था। उनके नाम के ऊपर ही इनका नाम क्या पड़ा? जोसेफ्सन प्रभाव पड़ा। अब ये जोसेफ्सन प्रभाव कहता क्या है? ये कहता है, मान ली ये आपकी क्या थी, ब्रेड थी। ये वाली जो आपकी ब्रेड थी, बीच में आपने सैंडविच बना के जो भी मटेरियल डालना था डाल दिया, सैंडविच बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो ये ऊपर वाली ब्रेड है इसके ऊपर यदि मैं कुछ घी डालूँ, क्या डालूं? घी डालूं। तो बताओ, ये वाली ब्रेड से यदि मैं घी डालता हूँ, ये आपका सैंडविच है, यहाँ से मैं कोई मान लो कि घी डालता हूँ, तो क्या ये नीचे वाली ब्रेड से निकलेगा? क्या बताओ, बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो वो आप कह नहीं सकते। वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि आपने जो मटेरियल वो बीच में डाला है वो कितना अंदर। यदि वो बहुत कम डाला है जब तो निकल जाएगा आसानी से। यदि वो उसमें क्या उसकी मोटाई क्या है या ज़्यादा है, यानी वो काफ़ी बड़े के रूप में डाला है, तो वो नहीं निकलेगा। तो सेम वही कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या है, ये आपके अतिचालक पदार्थ था, इसको मैंने क्या लगाया, यहाँ पे एक कुचालक परत लगा दी। और कुचालक परत लगाने के बाद क्या होता है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह में क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। अब आप कहोगे कि ये जब आपके पास कुचालक परत है, क्या है आपके पास? कुचालक परत है, तो भी ये ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। ये जब पॉसिबल है कि यहाँ पे देखो ये कुचालक परत तो है, ये यहाँ जैसे मैंने डाल दिया जी, ये आपका जो सैंडविच था इसके ऊपर चलो आपने घी एक बार के लिए डाला, नहीं निकला बाहर। यदि आप मैं पानी डालूँ, क्या डालूँ उसी ब्रेड के ऊपर, क्या डाल दूँ? पानी डालूँ। पानी डालूंगा तो आपको पता है पानी तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि पानी तो क्या होता है, एक पतला सा मटेरियल है। तो पानी जब आप उस ब्रेड पे डालोगे तो नीचे से पानी निकलेगा, 100% निकलेगा। तो सेम वही है कि जो यहाँ से पानी आर पार निकल सकता है, तो यहाँ से सेम कंसेप्ट के अनुसार यहाँ पे क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे से दूसरी जगह में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर होगा वो कौन सा होता है आपके यहाँ, जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे बिना कोई विभवांतर आरोपित किए, अपन ने कोई विभवांतर नहीं लगाया, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। जो मटेरियल था वो था, बीच में क्या लगाई, केवल एक कुचालक दीवार लगा दी या कुचालक परत लगा दी। तो यहाँ पे क्या होता है, बिना विभवांतर आरोपित किए एक डीसी धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है? डीसी धारा उत्पन्न होती है। या फिर बोल सकते हो कि ये डीसी धारा क्या होती है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इससे इसमें क्या होती है, ट्रांसफर करती है। तो ये क्या है आपकी एक डीसी जोसेफ्सन धारा होती है। इसको अपन वैसे बोले तो इस जो डायग्राम से या इस स्ट्रक्चर से क्या डीसी धारा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाता है आपका? जोसेफ्सन डीसी प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? जोसेफ्सन डीसी प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? जोसेफ्सन डीसी प्रभाव कहलाता है। तो ये वाला जो आपका कंसेप्ट है वो क्या है आपके पास? जोसेफ्सन प्रभाव कहलाता है। किसकी तरह होता है? बिल्कुल जो आपने सैंडविच बनाते हो घर पे, सेम उसी का कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है चेंज। सेम ये तरह का मटेरियल है, सेम ये है। इसमें केवल क्या लिया गया है, जो ब्रेड है, ब्रेड की जगह क्या है आपके पास? अतिचालक पदार्थ है। और बीच में जो ये मटेरियल है इसकी जगह क्या आपके पास? कुचालक दीवार है या कुचालक कोई परत है। तो यहाँ पे जब डीसी धारा उत्पन्न होती है बिना विभवांतर आरोपित किए, तब तो वो क्या कहलाता है आपका? जोसेफ्सन डीसी इफेक्ट कहलाता है। और फिर मैं क्या करूँ, यदि इसमें क्या करूँ, मैं कुछ क्या करूँ, अब देखो ये धारा कितनी होगी, तो ये धारा देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि आई डी सी यदि बिना विभवांतर आरोपित जो होता है तो कितना होता है, आई डी सी इज इक्वल टू आई मैक्सिमम और साइन फाई। साइन फाई क्या उसका कलांतर है, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ नियत वोल्टा आरोपित करें, यानी क्या करें, अब मैं इस पर क्या करूँ, कोई नियत वोल्टा आरोपित करूँ। तो नियत वोल्टा आरोपित करूँगा तो जो इसका फाई था उसमें क्या होगा, समय के साथ चेंज होगा, समय के साथ चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो नियत वोल्टा मिलेगी कितनी मिलेगी, 2 EV में एच कट, और जो समय के साथ किस में चेंज करेगा, ये फाई में। फाई क्या है यहाँ पे, कालांतर। जब ये फाई में चेंज करेगा तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि देखो अपन ने नियत वोल्टा लगाई, नियत वोल्टा लगाने पर ये क्या हुआ, टी के सापेक्ष क्या दे रहा है, चेंजेस दे रहा है। तो क्या ये डीसी हो सकता है, क्या ये वाला डीसी हो सकता है क्या, नहीं। डीसी वाला कभी भी समय पर डिपेंड नहीं करता। आप जानते हो डीसी का ग्राफ हमेशा ऐसा आता है और एसी का ग्राफ आपका ऐसा आता है, तो ये भी आप जानते हो कि जो समय पर डिपेंड करेगा वो कौन सा करेगा, एसी। तो ये वाला जो इफेक्ट कहलाएगा, ये वाला जो मैंने लिखा ये क्या कहलाएगा, आपका एसी जोसेफ्सन इफेक्ट कहलाएगा। और जो ये वाला कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट है, ये क्या कहलाएगा, आपका डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट कहलाएगा। तो इसी के बारे में आज अपन थ्योरी लिखते हैं। इसकी बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो अपन इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो लिखिए इसकी थ्योरी में कि सन 1962 में जोसेफ्सन ने यह बताया कि सन 1962 में जोसेफ्सन ने यह बताया कि जब दो अतिचालक पदार्थों के मध्य किसी कुचालक पदार्थ को सैंडविच के रूप में रख दिया जाए। जोसेफ्सन ने बताया कि जब दो अतिचालक पदार्थ के मध्य किसी कुचालक पदार्थ को सैंडविच के रूप में मध्य में रख दिया जाए तो इनके मध्य अतिचालन धारा प्रवाहित होती है। और यह घटना जोसेफ्सन प्रभाव कहलाता है। और अतिचालक, कुचालक और अतिचालक संधि को देखो, इसके बीच में ये क्या बन रही है, एक तरह से ये भी कह सकते हो ये क्या है आपकी, एक तरह से ऐसे बोल सकते हो, ये तो क्या एक संधि भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, एक परत है। तो इसको जब संधि कहेंगे तो क्या कहेंगे, अतिचालक कुचालक संधि, अतिचालक कुचालक अतिचालक संधि। ठीक है, लिखिए इसको। यह घटना जोसेफ्सन प्रभाव कहलाती है तथा अतिचालक कुचालक अतिचालक संधि को जोसेफ्सन संधि भी कहते हैं। अतिचालक कुचालक अतिचालक संधि को जोसेफ्सन संधि भी कहते हैं। अब ये वाला जो आपके सामने डायग्राम बनाया है वो डायग्राम बना दो। ये वाला जो डायग्राम बनाया है आपके सामने, ये वाला डायग्राम बनाओ। ये मत बनाना, ये तो केवल समझने के लिए बनाओ ये वाला। लिखो इसमें फिर कि जोसेफ्सन प्रभाव को समझने के लिए दो अतिचालकों के मध्य पतली कुचालक परत को सैंडविच किया गया है।
जोसेफ्सन प्रभाव को समझने के लिए दो अतिचालक को कोई मध्य पतली कुचालक परत को सैंडविच किया गया है। कुचालक परत को सैंडविच किया गया है और यह पाया गया कि दोनों अतिचालकों के मध्य कुचालक परत से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। दोनों अतिचालकों के मध्य कुचालक परत से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है और यह प्रभाव उस अवस्था में घटित होता है जब तक दोनों अतिचालकों के मध्य कोई विद्युत विभव भी आरोपित नहीं किया गया हो। जब तक दोनों अतिचालकों के मध्य कोई विद्युत विभव भी आरोपित नहीं किया गया हो तो यह प्रभाव डिस्ट जोसेफ्सन प्रभाव या डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट कहलाता है। यह प्रभाव डिस्ट जोसेफ्सन प्रभाव या डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट कहलाता है। जोसेफ्सन ने इस घटना की व्याख्या कूपर युग्म में एक अतिचालक से एक अतिचालक से दूसरे अतिचालक में कुचालक संधि से सुरंग प्रभाव द्वारा समझाई गई। कूपर युग्मकों के अतिचालक से दूसरे अतिचालक में कुचालक संधि से सुरंग प्रभाव द्वारा समझाई गई। तो देखो यहाँ पे क्या पता लगा, यही पता लगा कि यहाँ पे दो अतिचालक पदार्थ था, बीच में क्या थी, कोई लेयर थी कुचालक की। यहाँ से क्या हो रहा है, जब धारा उत्पन्न हो रही है बिना विभवांतर आरोपित के, क्या हो रही है, अपन को धारा प्राप्त हो रही है। कौन सी धारा, डीसी धारा। तो वही प्रभाव क्या कहलाता है, जोसेफ्सन इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, जोसेफ्सन इफेक्ट कहलाता है। अब आप कहोगे कि ये कुचालक दीवार थी तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हुआ और धारा कैसे आई। तो धारा ऐसे आएगी कि यहाँ पे ये क्या बनाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ही जगह से बार बार जाएगा तो वो क्या करेगा, कुछ सुरंग प्रभाव बनाएगा। सुरंगन प्रभाव यानी इसमें से क्या बनाएगा, वो कुछ टनल बना के इस साइड में जाएगा। तो टनल बना के इस साइड में जाएगा तो उस टनल से क्या होगा, फिर चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। उसके कारण वो क्या मिलेगी, अपन को धारा मिलेगी। और वो भी धारा कौन सी होगी, ओनली डीसी धारा होगी। ये चीज नोटिस रखना, कौन सी होगी, डीसी धारा होगी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी विभवांतर आरोपित नहीं किया गया है। यहाँ पर जो धारा उत्पन्न हो रही है वो क्यों हो रही है, अतिचालक पदार्थ की वजह से हो रही है। क्यों हो रही है, केवल अतिचालक पदार्थ की वजह से हो रही है। और आप जानते हो कि जब कोई डायरेक्ट धारा उत्पन्न होती है कोई पदार्थ से तो वो क्या कहलाती है, आपकी डिस्ट धारा कहलाती है। ठीक है, तो इसमें लिखिए, फिर आगे लिखिए कि अतिचालक के बीच बिना विभवांतर आरोपित किए, अतिचालक के बीच बिना विभवांतर आरोपित किए डिस्ट धारा जोसेफ्सन संधि के, अतिचालक के बीच बिना विभवांतर आरोपित किए डिस्ट धारा जोसेफ्सन संधि के दोनों तरफ कूपर पेयर के तरंग फलनों के ज्या के समानुपाती होती है। तरंग फलनों के ज्या के समानुपाती होती है। ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है IDC = I मैक्सिमम साइन फाई, ये वाला लिख लो। IDC = I मैक्सिमम साइन फाई। फिर लिखो नेक्स्ट AC जोसेफ्सन इफेक्ट या AC जोसेफ्सन धारा। AC जोसेफ्सन धारा इसी का ये पार्ट है। चाहे इसके अंदर लिखो चाहे अलग से टॉपिक बना के लिखो,
ये तो अपन ने लिखा डीसी के बारे में, अब अपन लिखेंगे एसी के बारे में। एसी जोसेफ्सन धारा, इसमें लिखो यदि जोसेफ्सन संधि पर एक नियत वोल्टता V आरोपित की जाए, यदि जोसेफ्सन संधि पर एक नियत वोल्टता V आरोपित की जाए तो तरंग फलनों का कलांतर फाई समय के सापेक्ष, तो तरंग फलनों का कलांतर फाई समय के सापेक्ष निम्न दर से घटता है। और ये जो घटता है वो फॉर्मूला लिख लो, d5/dt 2EV/h। आप जानते हो जब t के रेस्पेक्ट में घट रहा है, इसका मतलब ये क्या मिलेगा अपन को, AC मिलेगा। फॉर्मूला लिख लो, फिर लिखो धारा समय के सापेक्ष ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तित होती है। धारा समय के सापेक्ष ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तित होती है। ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तित होती है, तो इस प्रभाव को प्रत्यावर्ती जोसेफ्सन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट तो जोसेफ्सन अपना हो गया, डीसी जोसेफ्सन हो गया, एसी जोसेफ्सन हो गया। उसके बाद आपका आता है अतिचालक में अनुप्रयोग, यानी जो एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर है, ये आपका चैप्टर का लास्ट हो गया। तो ये क्या है आपके पास, ये क्या उपयोग में आती है, जो अतिचालक पदार्थ होते हैं उसके कुछ मैंने एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको, तो वो आपके काम आएगी। तो देखो सबसे पहले काम आता है आपका अतिचालक चुंबक। फर्स्ट क्या लिखा है मैंने, अतिचालक चुंबक। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अतिचालक चुंबक क्या होता है। तो अतिचालक चुंबक यानी कोई हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, क्या करे, कोई ऐसा चुंबक जो क्या करे, हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, वो क्या कहलाता है आपका अतिचालक चुंबक कहलाता है। अब ये क्या करता है, जो अतिचालक चुंबक होता है वो कैसे होता है, यानी वो अपन मान सकते हैं कि जो 10 टेस्ला से अधिक का मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है। तो ऐसे जो जहाँ पर अधिक चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपन इस चुंबक का यूज ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जहाँ पर क्या होती है, इस चुंबक की आवश्यकता होती है या ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, तो वहाँ अपन क्या कर सकते हैं, इस वाले चुंबक को यूज लेते हैं। तो जैसे देखो त्वरक हो गया, त्वरक यानी एक्सेलरेटर, जो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा है कि त्वरक क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को त्वरित करना, यानी उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना। फिर क्या है, कण सूचक यानी डिटेक्टर, जैसे आपने वो गामा डिटेक्टर पढ़ा है, अल्फा डिटेक्टर पढ़ा है, यानी वो क्या करता है, जीएम काउंटर पढ़ा है, वो क्या करता है, जो पार्टिकल बाहर निकलते हैं उसको क्या करता है, गिन के बताता है या पार्टिकल की संख्या को बताता है, वो क्या आपका डिटेक्टर। फिर आपके पास चुंबकीय द्रव गतिकीय विद्युत उत्पादक यंत्र। ये वाला यंत्र कौन सा होता है, जहाँ पर लाइट का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर ये लगाया हुआ होता है चुंबकीय द्रव गतिकीय विद्युत उत्पादक यंत्र, जो लाइट को उत्पन्न करने के लिए काम में आता है। वहाँ पर भी अपन को मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन होती है। उसके बाद क्या है, नियंत्रित संलयन रिएक्टर। जानते हो कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो बड़े पदार्थ के नाभिकीय संलयन यानी क्या, हल्के पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनें। तो ये तो है ही है कि तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनें कौन सी हो गई, जैसे आजकल ये बुलेट ट्रेन, वैसे इसको मेलोगियम ट्रेन या ऐसा कुछ जो अब फॉरेनर में चलती है, अपने यहाँ नहीं है, तो उनमें भी इसका यूज लिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रेन में क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, कुछ समय तक उसमें यदि अपन करंट दे तो वो करंट क्या होता है, लंबे समय तक प्रवाहित होता रहता है। उसकी वजह से इन ट्रेनों में ये वाला यूज लिया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका अतिचालक चुंबक हो गया। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। फिर आता है अपने पास केबल बनाने के लिए। अब केबल बनाने के लिए तो कौन सी केबल आप काम में लेते हो, वैसे आप घरों में जो केबल काम में लेते हो आपको ध्यान है कि एक तांबे की केबल आती है, उस टाइप की केबल लेते हो। बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अतिचालक पदार्थ की केबल बनानी है। तो अतिचालक पदार्थ की केबल बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं कि एक नियोबियम कौन सा पदार्थ है, अतिचालक पदार्थ है,
तो नियोबियम युक्त मिश्र धातु से बनी केबल को प्रबल विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए ये काम में लेता हूँ। यानी कोई केबल ले ली, उस पर मैंने क्या किया, नियोबियम मुक्त या नियोबियम जो धातु थी उसका धातु का क्या लपेट दिया, पूरा का पूरा मटेरियल लपेट दिया। यानी उस पर क्या किया, कोई वायरिंग बनानी है तो उसमें नियोबियम धातु की तारों का क्या कर दिया, किसी के ऊपर लपेट दिया या कुंडले के ऊपर लपेट दिया। तो उससे क्या होगी, अपन को प्रबल विद्युत धारा मिलेगी। क्या मिलेगी, अपन को प्रबल विद्युत धारा मिलेगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है। यदि यहाँ पे आप कहोगे कि तांबे का यूज क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि तांबे का यूज क्या करता है, वो एनर्जी का श्रेय बहुत सारा करता है। जो तांबे का होता है वायर, वो एनर्जी का लॉस बहुत सारा करता है, इसलिए यहाँ पे अतिचालक का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, फिर क्या आपका स्विचन युक्ति में, फिर क्या आपका स्विचन युक्ति में, स्विचन युक्ति कौन सी, ये जो अपने घरों के स्विच होते हैं, ये वाले स्विच की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ आपके पास कंप्यूटर के स्मृति यंत्र, यानी जैसे जैसे वो प्लेट बनती है, आपने चिप तो देखी है सभी ने, तो चिप पर अतिचालक पदार्थों का उपयोग लिया जाता है। जैसे आपका मेमोरी कार्ड हो गया, मेमोरी वो पेन ड्राइव हो गई, जो मतलब कंप्यूटर के जितने भी स्मृति चिन्ह होते हैं, हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, तो वो सब इसमें किससे आते हैं, अपने पास स्विच युक्ति कहलाती है। यानी वो आपके पास क्या, एक तरह से स्विच युक्ति किससे बनाई जाती है, अतिचालक पदार्थों से। फिर ये आपके पास वही तार के ऊपर नियोबियम पतला विद्युतरोधी तार, तो जो यहाँ पे बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे तार का भी उपयोग कंप्यूटर में बहुत जगह किया जाता है। ठीक है, फिर क्या आपका गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या होता है, ये एक तरह की ऐसी मशीन होती है जो भारी वजनों को उठाती है। क्या करती है, भारी वजनों को उठाती है। तो जो भार उठाने वाली मशीन है, इसमें क्या किया जाता है, इसी का यूज लिया जाता है, गायरोस्कोप का। या फिर आप घर्षण रहित बेरिंग, यानी बेरिंग तो देखा है, बेरिंग देखा है आपने, जैसे पंखे में जो पंखा घूमता है उसके अंदर कुछ गोल गोल छोटी छोटी गोलियां होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी बेरिंग कहलाती है। यदि आपने साइकिल का पहिया कभी खोला हो तो उसके अंदर छोटी छोटी गोटियां लगी होती है, वो क्या कहलाती है, बेरिंग कहलाती है। वो क्या करता है, घर्षण को कम करने का काम करता है। क्या करता है, घर्षण को कम करने का काम करता है। तो जो घर्षण को कम करने का काम करता है वही क्या है, आपका गायरोस्कोप है। फिर क्या है आपके पास, मापन। अब देखो, मापन में बहुत सारी चीजें मापने के लिए तो आती है, तो मैंने कुछ एग्जांपल बताए। यदि कोई आपको धारा मापनी है तो क्या अमीटर काम में लेते हो, वहां पर इसका यूज लिया जा सकता है अतिचालक का। ये क्या है, वोल्टा मापनी है तो वोल्ट मीटर का यूज लेते हो। यानी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं आपके पास, अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, गायरोस्कोप हो, या और कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति हो, तो वहां पर बनाने के लिए क्या ले सकते हैं अपन, ये वाला ले सकते हैं। ठीक है, अतिचालक पदार्थ को काम में ले सकते हैं। फिर आता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो आज के युग में जो अपने कंप्यूटर, जैसे जैसे कंप्यूटर की साइज की जा रही है, छोटी की जा रही है। पहले टीवी बहुत बड़ा आता था, अब क्या आता है, टीवी बहुत ही स्मॉल साइज में आ गया, एक पतली सी स्क्रीन के रूप में आ गया। तो वो सब क्या है, अतिचालक के ही एग्जाम्पल है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी बड़ा स्ट्रक्चर था उसको छोटा करने के लिए अतिचालक का यूज कहीं ना कहीं किया गया है। तो ये आपका क्या, अतिचालक के अनुप्रयोग है। तो इसको आप लिख लीजिए, एक एक पॉइंट वाइज लिखना है, आप ऐसे का ऐसे लिख दो। चलो पॉइंट वाइज लिखा देता हूँ मैं। तो लगा लीजिए, टॉपिक लगाइए अतिचालक के अनुप्रयोग, टॉपिक लगाइए अतिचालक के अनुप्रयोग, और फर्स्ट पॉइंट लिखिए अतिचालक चुंबक। फर्स्ट पॉइंट लिखिए अतिचालक चुंबक। इसमें लिखिए अतिचालकता के शून्य प्रतिरोध को, या फिर डायरेक्ट लिख लो इसमें, अतिचालक चुंबक में लिखो कि उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले, उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली, उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले परिनलिका कुंडली के निर्माण में, उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली परिनलिका कुंडली के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है, किस में लिख रहे हो, अतिचालक चुंबक में। तथा इस चुंबक के द्वारा 10 टेस्ला से अधिक, तथा इस चुंबक के द्वारा 10 टेस्ला से अधिक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। तथा इस चुंबक के द्वारा 10 टेस्ला से अधिक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। तथा इस चुंबक का उपयोग त्वरक में, तथा इस सूचक का उपयोग त्वरक, कण संसूचक डिटेक्टर, एक्सेलरेटर, डिटेक्टर, चुंबकीय द्रव गतिकीय विद्युत उत्पादक यंत्र, चुंबकीय द्रव गतिकीय विद्युत उत्पादक यंत्र, चुंबकीय द्रव गतिकीय विद्युत उत्पादक यंत्र, करके लिखो नियंत्रित संलयन रिएक्टर, नियंत्रित संलयन रिएक्टर, तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है, तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है। इन सभी में अतिचालक चुंबक का यूज लिया जाता है।
इन सभी में अतिचालक चुंबक का यूज लिया जाता है। फिर लिखो सेकंड, केबल बनाने के लिए। फिर लिखो केबल बनाने के लिए। इसमें लिखो सामान्य ताप पर तांबे की केबल, सामान्य ताप पर तांबे की केबल विशाल मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करती है, विशाल मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करती है, विशाल मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। अतः नियोबियम युक्त मिश्र धातु से, अतः नियोबियम, बोर्ड पे लिखा हुआ है, नियोबियम युक्त मिश्र धातु से बने केबल को, नियोबियम युक्त मिश्र धातु से बने केबल को प्रबल विद्युत धारा के प्रेषण में, प्रबल विद्युत धारा के प्रेषण में काम में लाया जाता है, प्रबल विद्युत धारा के प्रेषण में काम में लाया जाता है। थर्ड लिखो स्विच्छन युक्ति में, स्विच्छन युक्ति में, इसमें लिखो इससे कंप्यूटर के स्मृति यंत्र का निर्माण किया जा सकता है, इससे कंप्यूटर के स्मृति यंत्र का निर्माण किया जा सकता है। तथा कॉमा करके वही जो पहले लिखा वो लिख लो कि तार के ऊपर, तार के ऊपर नियोबियम का पतला विद्युत रोधी तार, तार के ऊपर नियोबियम का पतला विद्युत रोधी तार लपेटकर स्विच बनाया जा सकता है। तार के ऊपर नियोबियम का पतला विद्युत रोधी तार लपेटकर स्विच बनाया जा सकता है। स्विच यानी वो अपने जो मेमोरी कार्ड वगैरह आते हैं यही सब। फिर लिखो गायरोस्कोप, फिर लिखो गायरोस्कोप। घर्षण को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे लिख लेना भार उठाने वाली मशीन, भार उठाने वाली मशीन जैसे क्रेन हो गया, भार उठाने वाली मशीन कॉमा घर्षण रहित बेरिंग, घर्षण रहित बेरिंग। फिर लिखो पांचवा पॉइंट मापन, फिर लिखो मापन। इसमें लिखो अतिचालक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए, अतिचालक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम कई प्रकार की मापन युक्ति बना सकते हैं, हम कई प्रकार की मापन युक्ति बना सकते हैं, कई प्रकार की मापन युक्ति बना सकते हैं। उस मापन युक्ति के द्वारा उन मापन युक्ति के द्वारा धारा कॉमा वोल्टता, उस मापन युक्ति के द्वारा धारा कॉमा वोल्टता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारा कॉमा वोल्टता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि को अति सुग्राही तरीके से मापा जा सकता है, आदि को अत्यधिक सुग्राही तरीके से मापा जा सकता है। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर का सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इसमें लिख लो विभिन्न तरह की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए, विभिन्न तरह की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही कम समय में परिणाम देता है, जो बहुत ही कम समय में परिणाम देता है, जो बहुत ही कम समय में परिणाम देता है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सुपर कंडक्टिविटी की एप्लीकेशन हो गई। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। और इसका जो दूसरा चैप्टर है ये आपकी यूनिट नंबर 5 है, उसमें आपके टोटल 2 चैप्टर है, यूनिट 4 में 2 चैप्टर है। तो उसमें फर्स्ट आपका सुपर कंडक्टिविटी जो मैंने करवा दिया, आज यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का चैप्टर, जिसमें आपके पास लोह चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, इन तीनों से रिलेटेड कुछ थ्योरी है, कुछ सिद्धांत है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। आप सभी को धन्यवाद।